साल 2011। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से करीब एक छोटा सा कस्बा। कस्बे की आखिरी बस्ती खत्म होते ही खेत शुरू हो जाते थे और उन्हीं खेतों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा सालों से वीरान पड़ा था। वहां पुरानी कब्रें थीं, कुछ सूखे पेड़ थे और चारों तरफ टूटी हुई ईंटों की दीवार। दिन में लोग वहां से निकल जाते थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाना लगभग बंद हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं डराते, वहां रहने वाली दूसरी चीजें डराती हैं। हालांकि आज की पीढ़ी इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। इन्हीं लोगों में 4 दोस्त थे, दानिश, राहिल, जुनैद और अमन। चारों की उम्र करीब 20 से 21 साल थी और बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। एक रात चारों कस्बे की एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। बातों बातों में जुनैद ने कहा, सुना है पुराने कब्रिस्तान में रात को अजीब आवाजें आती हैं। अमन हंस पड़ा, तुम लोगों को हर चीज में जिन्न दिखाई देता है। राहिल ने कहा, तो चलकर देख लेते हैं। दानिश ने मजाक में पूछा, आज रात? हाँ, अमन ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। जुनैद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मजाक मत करो, मेरे अब्बू ने उस कब्रिस्तान के बारे में कुछ बातें बताई हैं। अमन मुस्कुराया, बस यही तो देखना है कि तुम्हारे अब्बू की बातें सही हैं या नहीं। आखिर चारों ने जाने का फैसला कर लिया। रात करीब 11:40 चारों बाइक से कब्रिस्तान की तरफ निकले। सड़क खत्म होने के बाद उन्हें बाइक एक खेत के किनारे खड़ी करनी पड़ी। आगे का रास्ता पैदल था। कुछ दूर चलने के बाद कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार दिखाई देने लगी। गेट आधा खुला था। चारों अंदर चले गए। मोबाइल की टॉर्च के अलावा वहां कोई रोशनी नहीं थी। हवा में मिट्टी और घास की गंध थी। कुछ दूर जाने के बाद राहिल अचानक रुक गया। रुको, दानिश ने पूछा, क्या हुआ? राहिल ने पीछे की तरफ देखा। कुछ नहीं, लगा कोई पीछे चल रहा है। अमन हंस पड़ा। अभी से चारों आगे बढ़ते रहे। कब्रिस्तान के बीच पहुंचकर उन्हें एक पुरानी कब्र दिखाई दी, बाकी कब्रों से थोड़ी अलग। उसके चारों तरफ पत्थरों की छोटी सी सीमा बनी हुई थी। जुनैद ने कहा, इस कब्र के बारे में मेरे अब्बू ने मना किया था। अमन ने पूछा, क्यों? पता नहीं, बस कहा था कि इसे छेड़ना नहीं। अमन ने कब्र को देखा, फिर बोला, कब्र है, कोई खजाना नहीं। दानिश ने कहा, छोड़ना। लेकिन अमन ने हंसते हुए कब्र के ऊपर रखा एक छोटा पत्थर उठा लिया। जुनैद तुरंत बोला, अमन वापस रख। अमन ने पत्थर हाथ में मारते हुए कहा, इतना डर क्यों रहा है? फिर उसने पत्थर वापस रखने के बजाय उसे कब्र के बाहर फेंक दिया। ठक, पत्थर जमीन पर गिरा और उसी पल चारों तरफ चल रही हवा अचानक बंद हो गई। सन्नाटा, इतना गहरा कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। अमन की मुस्कान गायब हो गई। राहिल ने धीरे से कहा, चलो। इस बार किसी ने विरोध नहीं किया। चारों वापस मुड़ने लगे, लेकिन जैसे ही अमन 2 कदम आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, अमन। वह रुक गया। दानिश ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने धीरे से पीछे देखा। तुमने मुझे बुलाया? दानिश ने कहा, नहीं। राहिल और जुनैद ने भी सिर हिला दिया। अमन कुछ सेकंड कब्र की तरफ देखता रहा, फिर बोला, चलो यहां से। चारों तेजी से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, उस रात कब्रिस्तान से बाहर सिर्फ 4 लोग नहीं निकल रहे थे, उनके साथ कुछ और भी बाहर आ चुका था। उस रात करीब 2:13 अमन की अचानक नींद खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने मोबाइल उठाया, समय देखा, रात के 2:15 बज रहे थे। तभी उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। चर्र। फिर कुछ सेकंड शांति, फिर चर्र। आवाज उसके कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। अमन बिस्तर पर बैठ गया। उसने सोचा शायद घर में कोई जाग रहा होगा। फिर दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, तुमने मेरा पत्थर क्यों हटाया? अमन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अमन कुछ सेकंड तक बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। दरवाजे के बाहर कोई आवाज नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अमन ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर जा रही थी, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ कोई परछाई नहीं थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर गलियारा खाली था। घर के बाकी कमरे बंद थे। अमन ने चारों तरफ देखा और वापस अपने कमरे में आ गया। उसने खुद को समझाया, शायद नींद में कुछ सुनाई दिया होगा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसकी नजर अपने पैरों पर गई। उसके पैरों के तलवों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। अमन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने अपने पैर नीचे किए। फर्श पर मिट्टी का एक छोटा निशान बन गया। सुबह अमन ने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया।
लेकिन नाश्ता करते समय उसकी माँ ने पूछा, तुम रात को बाहर गए थे? अमन चौंक गया। नहीं। तो तुम्हारे कमरे में मिट्टी कहाँ से आई? अमन ने नीचे देखा। उसने रात में फर्श साफ कर दिया था। अब वहां कुछ नहीं था। उसने बात बदल दी। दोपहर में अमन अपने दोस्तों से मिला। सबसे पहले राहिल ने पूछा, कल रात ठीक से सोया? अमन ने कहा, हाँ। जुनैद ने उसे गौर से देखा। झूठ बोल रहा है। अमन चुप हो गया। फिर उसने रात की पूरी बात बता दी। तीनों कुछ देर शांत रहे। दानिश ने कहा, तुझे आवाज किसकी लगी? अमन ने कहा, पता नहीं। जुनैद ने धीरे से पूछा, उसने क्या कहा था? अमन ने वही बात दोहराई। तुमने मेरा पत्थर क्यों हटाया? जुनैद का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? जुनैद ने कहा, वहां एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। अमन ने पूछा, क्या? मेरे अब्बू ने कहा था कि उस कब्र के पास रखी कोई चीज हटानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जगह को बहुत पहले किसी मौलवी ने बंद कराया था। राहिल ने पूछा, क्या बंद कराया था? जुनैद ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। अमन ने हंसने की कोशिश की। तो फिर यह सब संयोग है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी हंसी नहीं थी। उस रात अमन को फिर नहीं खुली। 2:13। इस बार कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर से किसी के चलने की आवाज नहीं आ रही थी। इसके बजाय उसके कमरे के कोने से धीमी आवाज आई। अमन वो धीरे धीरे उस तरफ देखने लगा। कोना बिल्कुल खाली था। फिर आवाज आई, वापस चलो। अमन ने तुरंत लाइट जला दी। कुछ नहीं था। उसने उसी समय दानिश को फोन किया। भाई, मेरे कमरे में कुछ गड़बड़ है। दानिश ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कहा, कोई मुझे बुला रहा है। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर दानिश बोला, अभी घर से बाहर मत निकलना। अगली सुबह चारों फिर मिले। इस बार जुनैद ने साफ कहा, हमें उस कब्र के पास वापस जाना पड़ेगा। अमन ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर जो हुआ है उसका कारण वही है तो शायद वहीं उसका जवाब मिलेगा। दानिश ने विरोध किया, हम फिर वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अमन चुप था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। तीनों ने उसकी तरफ देखा। अमन ने कहा, क्योंकि जो भी है वो मुझे छोड़ नहीं रहा। शाम ढलने से पहले चारों कब्रिस्तान पहुंच गए। इस बार उन्होंने अंदर जाने से पहले ही तय कर लिया था कि कब्र को हाथ नहीं लगाएंगे। वे उसी जगह पहुंचे। अमन की नजर तुरंत उस कब्र पर गई। वह पत्थर जिसे उसने पिछली रात हटाया था अब वापस अपनी जगह पर था, लेकिन किसी ने उसे वहां रखा नहीं था। जुनैद धीरे से बोला, ये कैसे हुआ? अमन कुछ नहीं बोला। तभी कब्र के पीछे से हल्की हवा चली और चारों ने एक साथ किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनी। राहिल ने फुसफुसा कहा, तुम लोगों ने भी सुना? किसी ने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, इस बार साफ, लेकिन रोने की आवाज के बीच एक शब्द सुनाई दिया, मत। चारों स्थिर हो गए। फिर अचानक दूसरी आवाज आई, इसे मत खोलना। जुनैद ने घबरा कर पूछा, क्या खोलना? अमन की नजर कब्र के पास जमीन पर गई। वहां मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी और उसके नीचे लोहे का एक छोटा सा छल्ला दिखाई दे रहा था, मानो जमीन के नीचे कोई पुराना ढक्कन हो। अमन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। जुनैद ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अमन ने कहा, मैंने इसे छुआ भी नहीं। उसी क्षण जमीन के नीचे बहुत धीमी आवाज आई, अमन। और इस बार आवाज इतनी पास थी कि चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अमन का हाथ वहीं रुक गया। जमीन के नीचे से फिर वही आवाज आई, अमन। जुनैद ने उसका हाथ खींच लिया। पीछे हट। चारों कुछ कदम पीछे हो गए। तभी लोहे का वह छल्ला अपने आप हल्का सा हिला। खन अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। राहिल ने कहा, बस यहां से चलते हैं। इस बार किसी ने बहस नहीं की। वे तेजी से कब्रिस्तान से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आते ही अमन अचानक रुक गया। क्या हुआ? दानिश ने पूछा। अमन ने पीछे देखा। मुझे लगा कोई हमारे साथ आया है। चारों ने एक साथ पीछे देखा। गेट के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उस रात अमन के घर में हालात बदल गए। करीब 2 बजे उसकी मां ने कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला तो अमन फर्श पर बैठा था। वह लगातार एक ही बात कह रहा था, वो कह रहा है, वापस चलो। मां ने पूछा, कौन? अमन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर कमरे के कोने पर टिकी थी। फिर अचानक उसने कहा, वो यहाँ है। मां ने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। सुबह अमन के पिता उसे कस्बे के एक बुजुर्ग मौलवी मौलाना राशिद के पास ले गए। राशिद साहब ने अमन को कुछ देर ध्यान से देखा, फिर पूछा, तुम रात को कब्रिस्तान गए थे? अमन ने सिर हिलाया, हाँ। वहां क्या किया? अमन चुप रहा।
उसके पिता ने सारी बात बता दी। मौलाना राशिद ने पूछा, कब्र के पास से कुछ हटाया था? अमन ने धीरे से कहा, एक पत्थर। मौलवी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, वही गलती थी। अमन ने पूछा, वहां क्या था? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि उस जगह पर क्या है, लेकिन अगर वह पुरानी कब्र वर्षों से बंद थी तो उसे छेड़ना ठीक नहीं था। अमन ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? मौलाना रशीद ने शांत आवाज में कहा, डरने से बात और बिगड़ेगी। फिर उन्होंने कहा, आज रात तुम अकेले नहीं रहोगे। उस शाम चारों दोस्त फिर मौलाना रशीद के घर पहुंचे। उन्होंने सबको समझाया, कब्रिस्तान में वापस जाकर किसी चीज को छेड़ना नहीं है। जो हुआ है उसका सामना घर पर ही करिए। रात को अमन को उनके सामने बैठाया गया। मौलाना राशिद ने दुआ पढ़नी शुरू की। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर अमन अचानक कांप उठा। उसने आंखें बंद कर ली और एक भारी आवाज में कहा, उसे वापस भेज दो। कमरे में बैठे सभी लोग डर गए। मौलाना रशीद शांत रहे। उन्होंने पूछा, किसे? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही आवाज आई जिसने पत्थर हटाया था। मौलाना रशीद ने अमन से कहा, उसका नाम क्या है? कुछ सेकंड बाद अमन की आवाज आई, अमन। राहिल ने घबराकर अपने दोस्त की तरफ देखा। मौलाना राशिद ने दुआ पढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद अमन सामान्य हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। करीब 1 घंटे बाद उसकी आंखें खुली। मौलाना रशीद ने कहा, अब इसे अकेला मत छोड़ना। अमन ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या वो चला गया? मौलवी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, अभी पूरी तरह नहीं। अमन डर गया। तो मौलाना राशिद ने कहा, जिस चीज को तुमने कब्रिस्तान में छेड़ा था उसे वहीं वापस बंद करना होगा। दानिश ने पूछा, कैसे? मौलाना रशीद ने कहा, सुबह हम कब्रिस्तान जाएंगे। अमन ने उनकी तरफ देखा। मैं भी जाऊंगा? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि गलती तुम्हारी थी, लेकिन उसे ठीक करने में अकेले नहीं होगे। और उसी समय कमरे के बाहर से 3 बार हल्की दस्तक हुई। ठक 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 ठक। सबकी नजर दरवाजे पर चली गई। मौलाना रशीद ने दरवाजे की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, वो जानता है कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं। अगली सुबह मौलाना रशीद, अमन और उसके तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। इस बार किसी के चेहरे पर मजाक नहीं था। पुरानी कब्र के पास पहुंचते ही मौलाना रशीद रुक गए। उन्होंने जमीन को देखा। वह लोहे का छल्ला अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चारों तरफ मिट्टी बिखरी हुई थी। राशिद साहब ने कहा, किसी ने इसे खोला नहीं है? अमन ने पूछा, फिर मिट्टी? जो चीज अंदर है वह बाहर आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अमन को अपने पास बुलाया। तुम यहां से आगे अकेले 1 कदम भी नहीं बढ़ाओगे। अमन ने सिर हिला दिया। मौलाना राशिद ने कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। हवा अचानक तेज हो गई। कब्रिस्तान के पेड़ हिलने लगे। अमन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसे फिर वही आवाज सुनाई दे रही थी, वापस रख दो। राशिद साहब ने कहा, डरो मत, आवाज का जवाब मत देना। अचानक अमन की नजर कब्र के पास पड़ी। वही पत्थर जो उसने पहली रात हटाया था, वह मिट्टी में आधा दबा हुआ था। अमन ने कहा, वो रहा। राशिद साहब ने कहा, उसे उठाओ मत। उन्होंने खुद एक कपड़े की मदद से पत्थर को उठाया और वापस उसी जगह रख दिया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर सन्नाटा। हवा रुक गई। अमन की सांसें सामान्य होने लगी। राशिद साहब ने कहा, अब पीछे हटो। चारों कुछ कदम पीछे चले गए। तभी कब्र के पास से एक आखिरी आवाज आई। अमन ने आंखें बंद कर ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद आवाज पूरी तरह बंद हो गई। उस दिन के बाद अमन की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। रात में आवाजें आना बंद हो गई। उसे फिर कभी उस कब्रिस्तान जाने की इच्छा भी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मौलाना रशीद ने हमसे कहा, तुम बच गए। अमन ने पूछा, वो क्या था? राशिद साहब ने कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता। जिन्न था। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर कहा, जो कुछ तुमने बताया उससे यही लगता है कि वहां कोई ऐसी चीज थी जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए था। फिर उन्होंने एक बात और कही, हर अनदेखी चीज को साबित करने के लिए उसके करीब जाना जरूरी नहीं होता। अमन ने सिर झुका लिया। उस रात की गलती उसने दोबारा कभी नहीं दोहराई। कई साल बाद भी उस कब्रिस्तान की आखिरी कब्र के पास कोई नहीं जाता था। कब्र के चारों तरफ फिर से पत्थर लगा दिए गए थे और उस पत्थर के ऊपर एक छोटी सी पट्टी लगा दी गई थी, यहाँ की किसी चीज को न छेड़ें। लोगों ने धीरे धीरे उस घटना को भुला दिया, लेकिन अमन नहीं भूल पाया, क्योंकि आज भी जब कभी रात के 2:13 उसकी नींद अचानक खुलती है, वह सबसे पहले अपने कमरे का दरवाज़ा देखता है और अगर बाहर बिल्कुल शांति हो तो वह खुद को याद दिलाता है, मैंने उस रात उसका जवाब नहीं दिया था। फिर वह आंखें बंद कर लेता है
और उस कब्रिस्तान की तरफ कभी वापस नहीं जाता। कब्रिस्तान वाली घटना को लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अमन अब बिल्कुल सामान्य था। रात में नींद ठीक से आती थी, न कोई आवाज, न कोई अजीब सपना, न कब्रिस्तान की कोई याद। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि शायद वो सब डर और संयोग का नतीजा था। उसने इस बारे में दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन एक रात करीब 2:13 उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था। अमन ने करवट बदलने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है। वह उठकर बैठ गया। खिड़की तो उसने रात में बंद की थी। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में सब सामान्य था। फिर उसकी नज़र खिड़की के पास फर्श पर गई। वहां मिट्टी का एक छोटा सा निशान था। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने मिट्टी को देखा, वही गीली काली मिट्टी जैसी उस रात उसके पैरों पर लगी थी। उसका चेहरा बदल गया। नहीं, उसने खुद से कहा, यह दोबारा नहीं हो सकता। तभी पीछे से आवाज आई, क्यों नहीं? अमन तेजी से पलटा। कमरा खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर आवाज आई, तो मैं सोचा था मैं चला गया। अमन पीछे हट गया। इस बार आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आ रही थी, वो कमरे के अंदर से आ रही थी। अगली सुबह अमन ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिन भर वह बेचैन रहा। शाम को वह दानिश से मिलने गया। दानिश ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? अमन ने कहा। वो वापस आ गया। दानिश कुछ सेकंड उसे देखता रहा। कौन? अमन ने सिर्फ इतना कहा, कब्रिस्तान वाला। उसी समय राहेल और जुनैद भी वहां पहुंच गए। चारों एक दूसरे को देखने लगे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर जुनैद ने धीरे से कहा, लेकिन मौलाना रशीद ने तो कहा था कि सब ठीक हो गया। अमन ने जवाब दिया, शायद हुआ ही नहीं था। उस रात अमन के घर में पहली बार उसकी मां ने भी कुछ अजीब महसूस किया। रसोई में बर्तन अपने आप नहीं गिरे थे, दरवाजे भी नहीं खुले थे। बस घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती रही, धीमी, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। फिर अमन के कमरे के बाहर जाकर रुक गई। उसकी मां ने पूछा, कौन है? आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद अमन के कमरे से आवाज आई, अम्मी। मां दरवाजे तक पहुंची, लेकिन अंदर अमन सो रहा था। वह घबराकर पीछे हट गई और तभी बिस्तर पर सोया अमन अचानक आंखें खोलकर बैठ गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अम्मी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मां के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्होंने अमन को बुलाया ही नहीं था। अगली सुबह परिवार ने फिर मौलाना रशीद को बुलाया। उन्होंने अमन को देखते ही कहा, यह पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है। अमन ने पूछा, तो अब क्या होगा? मौलाना राशिद ने कहा, अब किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस तरह की पुरानी चीजों का अनुभव रखता हो। तो अमन के कई हिंदू दोस्त भी थे, जिनमें से एक नाम था राघव शर्मा, जिसके एक रिश्तेदार थे पंडित देवनारायण शर्मा। वो ऐसे मामलों में पूजा पाठ करते हैं। अमन ने पूछा, क्या वो इसे निकाल पाएंगे? राशिद साहब ने कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कोशिश की जा सकती है। उस रात पंडित देवनारायण अमन के घर पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ देखा, फिर सीधे अमन के कमरे के सामने जाकर रुक गए। कुछ सेकंड तक चुप रहे और बोले, ये चीज अभी भी इसी घर में है। अमन के पिता ने पूछा, कहाँ? पंडित देवनारायण ने अमन की तरफ देखा, फिर बोले, इसके पास। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू की। अमन को बीच में बैठाया गया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, कमरे का माहौल बदलने लगा। दिए की लौ अचानक कांपने लगी। खिड़की बंद थी, फिर भी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अमन ने आंखें बंद कर ली और तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज आई, तू फिर मुझे रोकने आया है? अमन ने आंखें नहीं खोली। पंडित देवनारायण ने मंत्रोच्चार जारी रखा। अचानक अमन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और उसके मुंह से वही भारी आवाज निकली, ये जगह मेरी है। पंडित जी ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, नहीं, अब नहीं। दिए की लौ एक पल के लिए बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में एक आखिरी आवाज सुनाई दी, तो फिर मुझे वापस वहीं जाना होगा। अमन ने आंखें खोल दी। पंडित देवनारायण ने तुरंत पूजा जारी रखी। कुछ देर बाद कमरे का वातावरण सामान्य होने लगा। अमन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और जब उसकी आंखें खुली, उसने सबसे पहले पंडित जी को अपने सामने बैठे देखा। पंडित जी ने बस इतना कहा, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन अमन ने पूछा, तो कहाँ गया? पंडित जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहां से आया था। उन्होंने खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखा, उस पुराने कब्रिस्तान में, और उसी रात मुरादाबाद के उस पुराने कब्रिस्तान में जिस कब्र को अमन ने 3 महीने पहले बंद किया था।
उसके पास मिट्टी पर पहली बार एक नया निशान दिखाई दिया, 4 उंगलियों जैसा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह पंडित देवनारायण ने अमन के परिवार से सिर्फ एक बात कही, अब उस कब्र को कभी मत छेड़ना, क्योंकि इस बार जो वापस गया है वो अकेला नहीं था। पंडित देवनारायण की बात सुनकर अमन के पिता ने पूछा, अकेला नहीं था मतलब? पंडित जी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अमन की तरफ देखा। तुम्हें याद है उस रात कब्र के पास तुमने क्या किया था? अमन ने सिर झुका लिया। मैंने पत्थर हटाया था। पंडित जी बोले। सिर्फ पत्थर नहीं, अमन ने उनकी तरफ देखा, तुमने उस जगह को पुकारा भी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिन्न को शायद उसी वजह से तुम्हारे बारे में पता चला। अमन ने पूछा, लेकिन वो वापस क्यों आया? पंडित जी ने कहा, क्योंकि पहली बार उसे वहां से हटाया नहीं गया था, सिर्फ तुम्हारे ऊपर उसका असर कम हुआ था। अमन घबरा गया। तो अब उसे उसी जगह वापस बांधना होगा। अगली सुबह पंडित देवनारायण, अमन और उसके तीनों दोस्त उस पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। सूरज निकल चुका था, फिर भी कब्रिस्तान में अजीब सन्नाटा था। वे उसी पुरानी कब्र के सामने रुके। पत्थर अपनी जगह था, लेकिन उसके चारों तरफ मिट्टी पर कई गहरे निशान थे, जैसे रात में वहां कोई बहुत देर तक खड़ा रहा हो। पंडित जी ने कहा, कोई आगे नहीं आएगा। उन्होंने पूजा की सामग्री रखी और कुछ देर मंत्रोच्चार किया। अमन दूर खड़ा रहा। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, अमन। उसने आंखें बंद कर ली। फिर आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी ने कहा, जो हो चुका है उसे दोहराना मत। आवाज फिर आई, एक बार मेरी तरफ देखो। अमन ने आंखें नहीं खोली। पंडित जी की पूजा जारी रही। कुछ देर बाद हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। पंडित जी ने जमीन पर आखिरी पूजा सामग्री रखी और कहा, अब यह जगह तुम्हारी नहीं है। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर कब्र के पास से मिट्टी हल्की सी हिली और उसी के साथ वो आवाज आखिरी बार सुनाई दी, मैं वापस आऊंगा। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, जब तक कोई तुम्हें फिर से ना पुकारे। इसके बाद आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अमन ने उस दिन के बाद कभी उस कब्रिस्तान की तरफ कदम नहीं रखा। डेनिश, राहिल और जुनैद ने भी उस रात के बारे में किसी से मजाक नहीं किया। कुछ महीनों बाद चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया, लेकिन अमन को एक बात हमेशा याद आई, हर डरावनी जगह से डरना जरूरी नहीं, लेकिन हर ऐसी जगह का सम्मान करना जरूरी है जिसके बारे में बुजुर्ग बिना वजह मना ही करते। और मुरादाबाद के उस पुराने कब्रिस्तान में आज भी वह कब्र मौजूद है। उसके चारों तरफ अब पक्की दीवार बना दी गई है। कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी है, इसे ना छेड़े। लोग कहते हैं कई सालों से वहां कुछ नहीं हुआ। शायद वह सच है, शायद नहीं, लेकिन अमन ने उस रात के बाद एक बात कभी नहीं भुलाई। जब कोई अनदेखी चीज तुम्हें अपने पास बुलाए तो सबसे समझदारी भरा जवाब अक्सर यही होता है, कोई जवाब न देना। तो दोस्तों, आप भी इस इंसिडेंट से एक बात जरूर याद रखें, ऐसी सुनसान और संवेदनशील जगहों पर जाने से बचें, और अगर कभी जाएं भी तो वहां किसी तरह की उटपटांग हरकत या मजाक बिल्कुल ना करें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार और डरावनी भूतिया कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहें और ऐसी जगहों से थोड़ा दूर ही रहें। जय हिंद।